नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं वीडियो 2018 री एग्जाम के लिए हिंदी, लेकिन ये सारे नोट्स आपके लिए इतने उपयोगी हैं कि केवल वीडियो 2018 नहीं, आप किसी भी परीक्षा के लिए उन नोट्स का उपयोग भरपूर कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको कवर करके दी जा रही हैं, क्योंकि वीडियो 2018 का सिलेबस अगर आपने देखा होगा तो वो अपने आप में संपूर्ण है, वो हर परीक्षा को कवर करता है। आप किसी भी परीक्षा के लिए उसमें तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। तो इतनी महत्वपूर्ण क्लास के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। पिछली क्लास में हमने आपसे कहा था कि अब हम लोग संयुक्त क्रिया के भेद पढ़ेंगे। वहां पर हमने आपको बताया था कि संयुक्त क्रिया के 13 भेद होते हैं, और साथ में हमने ये भी बताया था कि संयुक्त क्रिया के भेदों की संख्या में अलग अलग जगह कई प्रकार के मतभेद भी हैं। कोई संयुक्त क्रिया के भेद को 12 बताता है, कोई संयुक्त क्रिया के भेद को 11 बताता है, कहीं कहीं उसे 13 भी मिलता है। और हमने अपनी क्षमता के आधार पर जितना हम उस चीज़ पर हम शोध कर पाए हैं, जितना हम उसमें छांटबीन कर पाए हैं, उस हिसाब से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संयुक्त क्रिया के 13 भेद होते हैं। उन पूरे 13 भेदों से हम आपको अवगत कराएंगे, उनके उदाहरणों से अवगत कराएंगे, वो क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम बताएंगे। लेकिन ये भी आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। हो सकता कहीं और आपको 11 बताया गया हो, 12 बताया गया हो, हम आपको 13 बता रहे हैं, या कई जगह आपको 13 भी बताया जा सकता है। कि संयुक्त क्रिया के भेदों की संख्या आज तक कभी परीक्षा में नहीं पूछी गई है। उनके भेद जो हैं उनके आधार पर वाक्यों को देकर उसमें से पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार की संयुक्त क्रिया है या किस प्रकार की क्रिया है। बताइए ना समझ में। तो इसमें आपको बिल्कुल भी सशंकित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है कि संयुक्त क्रिया के भेद में इस प्रकार का अगर कंट्रोवर्सी है तो फिर आप परीक्षा में क्या करेंगे, क्योंकि उनकी भेदों की संख्या के आधार पर प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाने वाला परीक्षा के अंदर। और अगर पूछ लिया जाता है तो हमने आपको बताया कि 3 संख्याओं में कंट्रोवर्सी है, 11, 12 और 13, ठीक है ना। इन तीनों में कंट्रोवर्सी है। फिर यही देखना पड़ेगा कि अगर इनमें से कोई एक ही ऑप्शन अगर आपको दिया जाता है, 11, 12, 13 में से अगर कोई एक ऑप्शन अगर आपको दिया जाता है तो फिर आप वही टिक कर देना। अब मान लीजिए कोई 2 आ जाएं या तीनों आ जाएं तो फिर भगवान भरोसे छोड़ देना कि आयोग जो है वो किस पुस्तक को अपना आधार बनाकर और उसे जो है वास्तविक मानता है, ठीक है, किस उत्तर को वास्तविक मानता है। तो कुछ क्वेश्चन हमें इस प्रकार से कंट्रोवर्सी में जो होते हैं उनमें हमें थोड़ा सा ये रहता है कि अब पता नहीं इसका आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल हम चलते हैं संयुक्त क्रिया के पहले भेद पर, जिसे हम कहते हैं आरंभ बोधक। आरंभ बोधक के नाम से ही आप ये समझ गए होंगे कि जिस वाक्य में ये समझ में आए कि क्रिया का आरंभ हुआ है, क्रिया अभी अभी शुरू हुई है, उसे हम आरंभ बोधक कहते हैं। कैसे? वह पढ़ने लगा, पढ़ने लगा। इसमें आप अगर कीवर्ड अगर आप छांटेंगे तो आप देखेंगे ने लगा हुआ मिलेगा आपको, ने लगा, ठीक है ना। वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा, राम खाना खाने लगा, ठीक है ना, मनोहर खेलने लगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ने लगा सब में कॉमन आ रहा है। और पहली बात तो हिंदी में इतना अभ्यस्त हमें होना चाहिए कि वाक्य को पढ़कर ही हम ये समझ जाएंगे कि काम शुरू हो गया या काम शुरू हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या हो जाएगा, आरंभ बोधक आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए कह दिया वह पढ़ चुका, वह खाना खा चुका, तो धातु के साथ में चुका शब्द आता है और धातु के साथ में चुका शब्द आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाक्य को पढ़कर ही हम ये समझ गए कि ये समाप्ति बोधक वाक्य है, ये वाक्य पूर्ण हो चुका है, ठीक है ना। समाप्ति बोधक वाक्य यानी कि कार्य समाप्त हो चुका है। वह पढ़ चुका यानी कि पढ़ाई उसकी समाप्त। आप अगर बैट बॉल लेकर अगर ग्राउंड पे जा रहे होते हो, माता जी आपको टोकेंगी कि क्या कर रहे हो, तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, हम पढ़ चुके, अब हम खेलने जा रहे हैं, ठीक है ना। बताइए समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समाप्ति बोधक वाक्य है ये। वह पढ़ चुका, वह खा चुका या वह खाना खा चुका, जो भी है। तो वाक्यों को पढ़कर ही हम ये समझ जाएंगे कि किस प्रकार के ये भेद इसके अंदर आ रहे हैं। आकस्मिकता बोधक, आकस्मिक का मतलब क्या होता है, अचानक से, ठीक है ना। कोई चीज अचानक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, आकस्मिक हो गई, वो अचानक का आकस्मिक हो गई। तो वह कह उठा, इससे समझ में आ रहा, कह उठा का मतलब क्या हुआ कि वह अचानक से उसने कोई बात कही। वह रो पड़ा यानी कि अचानक रो पड़ा, आशा नहीं थी इस प्रकार की कि वो रोएगा, ठीक है ना।
और वो अचानक रो पड़ा, वह अचानक कह उठा, बात नहीं समझ में, वह अचानक कूद पड़ा। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कोई घटना जब आकस्मिक घटित हो रही है तो वहां पर क्या होगा? आकस्मिकता बोधक, वहां पर हमारा संयुक्त क्रिया का भेद होगा। बरसता रहता है, चलता गया, बात आई ना समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या समझ में आ रहा कि कोई काम हो रहा जो निरंतर हो रहा है, बिना रुके हो रहा है, बरसता रहता है। ठीक है ना, बरसता रहता है। जैसे चित्रकूट में आपने हनुमान धारा देखी होगी, वहां से क्या है? चट्टानों से पानी बराबर गिरता रहता है, यानी क्या है? निरंतरता बोधक है। ठीक है ना। चलता गया, चलता गया का मतलब रुका नहीं, चलता गया। ठीक है, यानी कि निरंतर कोई काम हो रहा है, अपनी प्रगति पर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कि निरंतरता बोधक हम कहेंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन जैसे ही देखेंगे और वाक्य का भेद ये पहचान लेंगे कि इसके अंदर किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। अभ्यास बोधक की हम बात करते हैं कि अभ्यास का मतलब क्या हुआ? कि प्रैक्टिस जाहिर हो जिन क्रिया शब्दों से, ठीक है ना, वहां पर अभ्यास होता है, क्योंकि अभ्यास को ही हम प्रैक्टिस बोलते हैं। कह रहा वह पढ़ा करता है, वह पढ़ा करता है। तो पढ़ा करता है का क्या मतलब है? कि ऐसा नहीं केवल उसने आज पढ़ा या कभी एक दिन पढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं है। वह पढ़ा करता है यानी कि प्रतिदिन पढ़ा करता है, नित्य पढ़ा करता है। ठीक है ना। लिखा करता था, अब उसने काम खत्म कर दिया, लेकिन जिस समय पर वो करता था उस समय पर वो प्रैक्टिस में करता था अपना काम। लिखा करता था तो फिर वो प्रतिदिन लिखा करता था, अब उसने, वो बात अलग है कि लिखना बंद कर दिया, लेकिन भूतकाल में हम बात कर रहे हैं तो उस समय पर वो चीज उसकी प्रैक्टिस में थी। तो ये क्या हो गया? ये अभ्यास बोधक हो गए। शक्यता बोधक की हम बात करें, शक्यता बोधक की, तो शक्यता क्या होता है? शक्यता होती है क्षमता के, मतलब शक्यता क्षमता भी होती है व्यक्ति की। ठीक है ना। और जहां पर हम एक चीज हम ये देख लें कि जहां पर किसी काम के सकने का सेंस आए, हो सकता है, कर सकता है, जा सकता है, पी सकता है, खा सकता है, गा सकता है, रो सकता है, इस प्रकार का जहां पर संभावनाएं आए, वो भी वहां पर शक्यता बोधक की बात हो गई। ठीक है ना। क्योंकि उसका मतलब क्या हुआ कि जो काम में हम ये कह दें कि ऐसा कर सकता है, आप सिलेक्शन ले सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी क्षमता है सिलेक्शन लेने की। आप लापरवाही करो, ना ले पाओ, वो बात एक अलग है, लेकिन आपकी क्षमता है सिलेक्शन लेने की। ठीक है ना। तो आप सिलेक्शन ले सकते हो, ये क्या हो गया? शक्यता बोधक हो गया। ठीक है। तो जा सकते हो, वह पढ़ सकता है, तो जहां पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, सकते हो, सकता है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है, वहां पर कौन सी संयुक्त क्रिया होती है? शक्यता बोधक संयुक्त क्रिया होती है। अवकाश बोधक की बात करें वह पढ़ने ना पाया, मनोज जाने ना पाया। अब इसके भाव के अंदर अगर आप ढूंढो, आप कहोगे इसका नाम अवकाश क्यों रखा गया है, तो अगर आप इसके भाव के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वह पढ़ने ना पाया, यानी कि उसे पढ़ने की मोहलत नहीं मिली, पढ़ने का मौका नहीं मिला। और मौका को हम अवकाश भी बोलते हैं ना, ठीक है ना, अवकाश भी बोलते हैं, तो उसे पढ़ने का अवकाश नहीं मिला। मनोज जाने नहीं पाया, ठीक है ना, मनोज जाने ना पाया यानी कि उसे जाने का मौका नहीं मिला, या वो जाने नहीं पाया, किसी ना किसी काम में फंस गया होगा, तभी तो कहते हैं कि जा नहीं पाए। बात आई समझ में? जब कहीं आपके जाने की प्लानिंग होगी तभी तो कोई आपसे पूछेगा कि आप गए नहीं, तभी तो आप कहोगे कि हाँ यार जा नहीं पाए। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर आपको उस काम को करने का अवकाश नहीं मिला, आपको मौका नहीं मिला। अनिष्टता बोधक की अगर हम बात करें तो इसका मतलब यह नहीं है कि अनिष्ट ही हो, इसका मतलब यह है कि वाक्य से हमें यह समझ में आए कि कुछ तनातनी का भाव तो जरूर है। ठीक है। या फिर जैसे कुत्ते ने काट खाया, तो आप समझ सकते हैं कि कुत्ते ने काट खाया का मतलब क्या हुआ कि उसने अचानक से झपट्टा मार के काटा होगा। चिट्ठी लिख मारी, अलग समझ में आ रहा कि एक उग्रता का भाव इसके अंदर निकल के आ रहा है, और अनिष्टता का प्रारंभ क्या होता है? उग्रता से ही होता है। ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? अनिष्टता बोधक हमारा हो गया। इच्छा बोधक की हम बात करें तो इच्छा बोधक में तो सीधी सीधी इच्छा प्रकट होती है, परिलक्षित होती है। वह जाना चाहती है, चाहेंगे, चाहा था, इस प्रकार की जो भी चाहने वाली जो चीज आ रही है वहां पर इच्छा बोधक हमारी हो जाएगी। इसमें ज्यादा व्याख्या नहीं करना। अनुमति बोधक की अगर हम बात करें
तो इसमें भी हमें समझ में आ रहा है कि कुछ अनुमति जैसा भाव देने का, लेने का, इस प्रकार का कुछ ना कुछ निकलेगा। उसे पढ़ने दो, ठीक है ना, उसे पढ़ने दो। आपका छोटा भाई बहन मान लीजिए आपको नहीं पढ़ने दे रहा है, तो माताजी या पिताजी उससे कहेंगे कि उसे पढ़ने दो, आपके लिए कहेंगे कि उसे पढ़ने दो। तो उससे क्या है, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से उस बच्चे से क्या कहा जा रहा है कि बड़े भाई को पढ़ने की अनुमति दो, क्योंकि वो जब आपको नहीं पढ़ने दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका भाव अगर आप अप्रत्यक्ष निकालेंगे, इनडायरेक्टली अगर आप निकालेंगे, तो इसका यही भाव निकलता है कि छोटा भाई आपको पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा है, तभी तो आपका काम बाधित कर रहा है। अब उसका उद्देश्य जो भी हो, ठीक है, मुझे करने दिया गया। करने दिया गया का मतलब इस काम को करने की अनुमति मिली, तभी तो कहा जा रहा कि करने दिया गया। अगर अनुमति की आवश्यकता ना होती तो मैंने वो काम कर दिया, ये हो जाता। लेकिन चूंकि अनुमति की आवश्यकता थी, इसलिए उसमें लिखा गया कि मुझे ये काम करने, मुझे करने दिया गया, ठीक है। आवश्यकता बोधक की हम बात करें, जहां पर आवश्यकता की भाव निकल के सामने आ रहा हो। अब उस आवश्यकता के लिए चाहे वो काम आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा हो, या आपको सलाह दी जा रही हो, या आपको आदेश दिया जा रहा हो, ठीक है ना, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। जब कोई जबरदस्ती कह रहा तो इसका मतलब यहां पर उसकी बहुत कोई विशेष आवश्यकता है, तभी आपसे वो इस प्रकार से आदेशात्मक रवैये में बात कर रहा है। और कह रहा है रमेश को विद्यालय जाना चाहिए। यहां पर सलाह की बात हो रही है, सुझाव की बात हो रही है कि रमेश को विद्यालय जाना चाहिए। अब रमेश जाता है या नहीं जाता है, उसके ऊपर ऐच्छिक हो जाता है। यहां पर तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, आवश्यकता इसमें भी है, आवश्यकता इसमें भी है, ठीक है ना। और भाई घर में माताजी पिताजी आपसे यही कहें कि वीडियो री एग्जाम होने वाला है, आखिरी मौका है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब तुम अगर नहीं समझोगे इस बात को, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो अपने पे आ जाएंगे, फिर वो तुमसे कहेंगे कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों जगह पे आवश्यकता तो एक ही है, उनका उद्देश्य तो एक ही है कि बच्चा पढ़े और वीडियो में सिलेक्शन ले। लेकिन जब बच्चा पहली बात से नहीं मान रहा है, तब उन्हें दूसरे तरीके का प्रयोग करना पड़ेगा। आवश्यकताएं तो दोनों में ही है, ठीक है। अतिशयता बोधक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका कीवर्ड आप देखिए, 2 बार शब्द आता है, और उस काम को करते करते कोई व्यक्ति दूसरा काम कर देता है। एक क्रिया को करते करते दूसरी क्रिया कर देता है। बात आई ना समझ में। उसमें पहली क्रिया हम 2 बार इस्तेमाल करते हैं, वो अतिशयता बोधक हो जाएगा। राधा पढ़ते पढ़ते सो गई, एक क्रिया पढ़ते पढ़ते, पढ़ते का 2 बार इस्तेमाल हुआ, और फिर उसके बाद सो गई। नरेश बैठे बैठे थक गया, इसमें नरेश बैठे बैठे क्या है, 2 बार आया और थक गया। ये सुन सुनकर मेरे कान पक गए। बात आई नहीं समझ में। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे, इनमें अतिशयता बोधक ही होगा। नाम बोधक संयुक्त क्रिया की हम बात करते हैं। संज्ञादि के साथ संयुक्त क्रिया में संज्ञा आदि का अर्थ प्रधान रहता है। संज्ञा आदि का मतलब क्या हो गया, आदि का मतलब इसमें हम सर्वनाम भी ले सकते हैं और विशेषण भी ले सकते हैं, ठीक है ना। सर्वनाम भी ले सकते हैं और विशेषण भी इसके साथ ले सकते हैं, इसलिए संज्ञादि कर दिया, ठीक है। अब यही वो क्रिया है 13वें नंबर की संयुक्त क्रिया नाम बोधक, जिसे कहीं कहीं नाम धातु के रूप में भी इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम आपको नाम बोधक क्रिया संयुक्त क्रिया के रूप में बताएंगे, और नाम बोधक भी हम आपको बताएंगे, जो कि हमने 4 भेदों के रूप में यौगिक क्रिया के चौथे भेद के रूप में आपके सामने रखी हुई है। तो नाम बोधक क्रिया की अगर हम बात करें तो क्या है कि संज्ञादि के साथ संयुक्त क्रिया में संज्ञा आदि का अर्थ प्रधान रहता है। जैसे अपना बनाना, आदर करना, भस्म होना, ढीला होना, इसमें आप देख रहे हैं कि बाद में क्रियाएं आ रही हैं, ठीक है ना, बाद में क्रियाएं आ रही हैं। और पहले क्या आ रहा है, कहीं सर्वनाम आ रहा है, संज्ञा आ रही है, संज्ञा आ रही है, संज्ञा आ रही है, इस तरीके से आ रहा है। ढीला, ये विशेषता आ रही है, ठीक है ना, विशेषण आ रहा है। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तो क्या है ना कि संज्ञा आदि का अर्थ प्रधान रहता है, यानी कि सर्वनाम का अर्थ प्रधान है, यहाँ पर संज्ञा का अर्थ प्रधान है, संज्ञा का अर्थ प्रधान है, विशेषण का अर्थ प्रधान है। कि क्या होना, ढीला होना, कैसा बनाना, अपना बनाना, क्या करना, आदर करना, क्या होना, भस्म होना। तो ये प्रमुख हैं, ये वाले शब्द जो हैं प्रमुख हैं, जो कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के रूप में यहाँ पर लगे हुए हैं। तब इन्हें हम क्या कह रहे हैं, नाम बोधक क्रिया कह रहे हैं, ठीक है ना।
नाम धातु की जब हम बात करेंगे तो आप उसे थोड़ा सा इससे भिन्न पाएंगे, लेकिन कहीं कहीं दोनों को साथ में ही बता देते हैं। तो जब हम नाम धातु बताएंगे तो फिर साथ में भी हम उन्हें बता देंगे, ठीक है ना। तो ये आपके संयुक्त क्रिया के 13 भेद हो गए हैं जो अभी हमने आपको बताए। अब आगे हम लोग देखते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। बहुत ही आसान है। वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण में निर्मित, यानी कि सीधा ये समझ लो कि कोई भी ध्वनि की आवाज जिस रूप में आप उच्चारित करते हो उससे आप कोई क्रिया बना लो। जैसे जब आप कुंडी खटकाओगे तो आवाज निकलेगी खट खट की, ठीक है ना। तो अगर आपके सामने लिखा हो खट खट तो आपको पता है कि जरूर दरवाजा वगैरह या कोई चीज पीटी जा रही है किसी चीज से। तो इससे आपने एक शब्द बना लिया खटखटाना। बात आई समझ में? तो ये क्या हो गई? अनुकरणात्मक क्रिया हो गई खटखटाना। देखिए ये उदाहरण यहां पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से भन-भन से भन-भनाना। मच्छर हमारे कान में बोलता है तो मच्छर तो भन-भन भन-भन नहीं करता, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि यार मच्छर भन-भन भन-भन कर रहा है, यानी कि मच्छर भिन-भिना रहा है, ठीक है ना। बकरी का बच्चा जैसे मैं मैं करता है तो हम कहते हैं मिमिया रहा है। बात आई ना समझ में? थर थर से थरथराना, कहते हैं थर थर कांप रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? थरथराना। थरथर को हम देख तो नहीं सकते कि ये क्या है, लेकिन थरथराना, इससे थरथर से एक शब्द बन गया, ठीक है। सनसन से सनसनाना, थपथप से थपथपाना, कहता पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाई का मतलब क्या? जब कोई आपकी पीठ पर शाबाशी से हाथ मारेगा तो थप-थप की आवाज निकलेगी, इसलिए कह दिया थपथपाना। बात आई ना समझ में? जो आंचलिक भाषाएं होती हैं उनके अंदर क्या होता है? कपड़ों के लिए कहते हैं कपड़े फचफचाना। अब फचफचाने का मतलब क्या हुआ? कपड़े धो रहे हैं तो उसमें पानी में कपड़े के साथ जब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो फच-फच की आवाज आ रही, तो कपड़े फचफचाना। इस प्रकार के मतलब सीधी सी बात यह है कि जो ध्वनि जिन्हें हमने लिखित रूप में ढाल दिया है उनसे अगर हम कोई क्रिया बना दें, क्रिया शब्द बना दें, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। ये आपको याद रखना है। इस पर आधारित प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए ये आ गई आपकी नाम धातु क्रिया। इसमें भी देखिए संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, अपना से अपनापन, साठ से सखियाना, झूठ से क्या है? झुटलाना, गरम से गरमाना, ठंडा से ठंडाना, गुस्सा से गुस्साना। बात आई समझ में? तो हाथ क्या हो गया आपका? संज्ञा शब्द हो गया। बात आपकी संज्ञा हो गई। अपना सर्वनाम हो गया। साठ क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक है। गरम विशेषण हो गया, ठंडा विशेषण हो गया, और ठीक है ना, ये सारी चीजें। गुस्सा आपका क्या हो गया? संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा। बताइए समझ में? तो इन शब्दों से जो क्रिया शब्द बन गए वो कहलाते हैं नाम धातु क्रिया, ठीक है ना। और पीछे हमने आप लोगों को नाम बोधक हमने बताया था, आप देखेंगे नाम बोधक। तो इसमें फर्क क्या है? इसमें कहा कि अपना बनाना, और उसमें अपना से क्या बना है? अपना से बना है अपनाना, ठीक है ना। ये चीज है। तो ये फर्क इन दोनों में है। तो इसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण की बात हो रही है, उसमें भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण की बात हो रही थी, ठीक है ना। उसमें क्या कहा था उसने कि पहला शब्द जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द जो होता है वो प्रमुख होता है उसके अंदर। और यहां पर तो हमने सीधा सीधा हथियाना बोल दिया, बतियाना बोल दिया, बात नहीं समझ में, अपनाना बोल दिया, तो ये तो हमने पूरा क्रिया शब्द ही बना दिया इसके अंदर। तो ये एक छोटा सा फर्क हमें उसके अंदर दिखाई दिया। इससे आप भेद कर सकते हैं नाम बोधक में और नाम धातु क्रिया में। क्लियर है ना? चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग क्रिया के थोड़े से और जो भी नियम है और क्रिया के जो भी थोड़े से प्रकार हैं उनके विषय में हम लोग और पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।